अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने क्लासिकल कंडीशनिंग का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और अब तक हमने लास्ट 2 वीडियोस में इसकी डेफिनेशन, इसके जो एक्सपेरिमेंट्स, एग्जांपल्स, इसकी बेसिक टर्म्स और कुछ कंक्लूजन्स जो इवान पावलोव ने ड्रॉ किए थे उनको हमने डिस्कस किया। तो ये इसका थर्ड एंड फाइनल पार्ट है जिसमें हम इसकी कुछ बेसिक प्रोसेस हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के दौरान जो वकूअ पज़ीर होते हैं उनको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट जो इसका पहला प्रोसेस है दैट इज़ एक्विजिशन। एक्विजिशन इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग which occurs due to the occurrence of stimuli together in time and space। ठीक है जी, यानी जब पहली मर्तबा हम ये क्लासिकल कंडीशनिंग के ज़रिए कोई रिस्पॉन्स सीख लेते हैं, एक कंडीशन रिस्पॉन्स सीख लेते हैं, ये ऑब्वियसली तब होता है जब वो न्यूट्रल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस बार बार टाइम और जगह के अतबार से इकट्ठे हैं। यानी डॉग के सामने खाना और बेल दोनों इकट्ठे, ये नहीं कि बेल को 2 घंटे पहले बज गई और उसके बाद कोई 2 घंटे बाद खाना आ रहा है तो फिर बेल पर कभी भी वो बेल को पर वो स्लाइवा वाला रिस्पांस कभी पैदा नहीं होगा। ये दोनों इकट्ठे होने चाहिए। थोड़ा सा इनमें बेल बजे कुछ देर बाद खाना आ जाए, बेल बजे कुछ देर बाद खाना आ जाए। ठीक है जी, तो ये टाइम और स्पेस के अतबार से दोनों स्टिमुलाई जब बार बार इकट्ठे आते हैं तो जब पहली मर्तबा कोई जानदार एक ये कनेक्शन बनाकर कोई रिस्पॉन्स सीख लेता है तो इसे हम एक्विजिशन की स्टेज कहते हैं। फर्स्ट जो इसका स्टेज या इसका कॉन्सेप्ट या प्रोसेस है। दूसरा इसका एक मेजर जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ यानी इसका जो प्रोसेस है क्लासिकल कंडीशनिंग का वो जी एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्ट होना, नापैद होना, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, इससे मुराद ली जाती है। एक्सटिंक्शन इज़ दी वीकनिंग टेंडेंसी ऑफ वीकनिंग और डिसअपेरेंस ऑफ अ कंडीशन रिस्पॉन्स। जो कंडीशन रिस्पॉन्स एक जानदार ने सीखा है उसका आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाना या गायब हो जाना या कमज़ोर पड़ जाना, इसे हम एक्सटिंक्शन कहते हैं। इट इज़ यूजुअली ड्यू टू दी कंटिन्यूस अनअवेलेबिलिटी ऑफ रीइंफोर्समेंट। जिस वजह से वो रिस्पॉन्स पैदा हुआ था वो अगर लगातार एक लंबे अरसे तक ना मिले तो उसे एक्सटिंक्शन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर डॉग खाने के बेल के फ़ौरन बाद खाना आता था, बेल के फ़ौरन बाद खाना, तो आहिस्ता आहिस्ता बेल पर उसने स्लाविक सिक्रीशन वाला रिस्पॉन्स देना सीख लिया। इस तरह की हम बहुत सी चीज़ें ख़ुद भी सिखा सकते हैं। ठीक है जी, जो जानवरों को ट्रेन किया जाता है वो आमतौर पर क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग के सोलों को इस्तेमाल करते किया जाता है। तो अगर खाना लंबे अरसे तक बार बार सिर्फ बेल ही बजे खाना ना आए, बेल ही बजे खाना ना आए, एक जब काफ़ी अरसे तक ये काम चलेगा तो वो बेल पर जो उसने रिस्पांस देना सीखा है नेचुरली वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ जाएगा या गायब हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम एक्सटिंक्शन कहते हैं। ठीक है जी, तो जिस वजह से कोई रिस्पांस सीखते हैं वो वजह ही अगर जो रीइंफोर्समेंट है वही ना मिले तो वो जो रिस्पांस नया सीखा गया है वो भी गायब हो जाएगा। थर्ड इसका प्रोसेस है जी स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है कि द सडन रीअपेयरेंस ऑफ अ कंडीशन रिस्पॉन्स, ऑफ अ लर्न रिस्पॉन्स। एक रिस्पॉन्स जो पहले सीखा गया था फिर वो आहिस्ता आहिस्ता विच वॉज प्रीवियसली एक्सटिंग्विश्ड, वो एक जो रिस्पॉन्स जो सीखा गया था लर्न रिस्पॉन्स जो फिर एक्सटिंग्विश हो गया वो अचानक से दोबारा नमूदार हो जाए तो उसे हम स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक जानवर को ट्रेन किया गया है कि वो एक कोई बेल बजने पर एक बॉल पकड़ के लाएगा, इस पर उसको ट्रेन किया गया। ठीक है, या बेल बजने पर कोई लीवर है, फ़र्ज़ करें एक रैट है, उसको ये सिखाया गया कि वो एक लीवर को प्रेस करेगा। ठीक है, या कोई भी रिस्पॉन्स उसको सिखाया गया तो उसने आहिस्ता आहिस्ता वो सीख लिया। ठीक है जी, जब भी बेल बजाई जाएगी वो रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली दे देगा। फिर क्या किया गया कि बेल बजाने पर जो रिस्पॉन्स सिखाया गया था वो उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको वो भुला दिया गया, एक किस्म का अनलर्न करवा दिया गया बज़ाहिर, और उसको सिखाया गया कि वही रिस्पॉन्स अब कोई लाइट ऑन करने पर वो देगा। तो लंबे अरसे तक ये काम किया गया कि वो लाइट ऑन होने पर, एक ख़ास लाइट ऑन करने पर वो रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, उसने सीख लिया।
लेकिन बाद में कहीं हमने वो बेल जब दोबारा भी बजाई, आमतौर पर वो बेल को बजाने से वो भूल गया वो रिस्पॉन्स, लेकिन फिर कभी वो बेल बजाई और अचानक उसने वो दोबारा काम करना शुरू कर दिया, तो इसे हम स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं। जब एक भूला हुआ या अनलर्न किया हुआ रिस्पॉन्स है जिसे पहले जानदार भूल चुका, मुकम्मल तौर पर उसके वो सिस्टम से बज़ाहिर लग रहा है कि आउट हो गया हो, लेकिन अचानक किसी मौके पर वो रिस्पॉन्स फिर पैदा होना शुरू हो जाए, तो इसे हम स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं। फोर्थ इसका जो प्रोसेस है वो है जी रिन्यूअल इफ़ेक्ट। रिन्यूअल इफ़ेक्ट इज़ द रीअपेयरेंस ऑफ अ कंडीशनड रिस्पॉन्स इन एन environment in which it was initially learned। ठीक है, एक रिस्पॉन्स जो हमने ख़ास इन्वायरमेंट में सीखा था, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने एक नए इन्वायरमेंट में गए, वहाँ जाकर वो रिस्पॉन्स भूल गए, सिरे से ही वो रिस्पॉन्स हमारे सिस्टम से गायब हो गया। लेकिन जैसे ही वो हम ओरिजिनल इन्वायरमेंट में, पुराने इन्वायरमेंट में वापस आए, वो रिस्पॉन्स भी खुद ब खुद ही पैदा हो गया। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर एक जानवर था, उसे ख़ास काम जंगल में करना उसने सीखा था, फिर उसको ले आया एक चिड़ियाघर में, वहाँ उसने एक लंबे अरसे तक वो रहा, 20 साल तक सपोज रहा, और वो उस तरह का वो सारे काम भूल भाल गया। लेकिन जो ही उसको दोबारा जंगल में वापस ले जाया गया, वो दोबारा वही काम करना ऑटोमेटिकली इसके अंदर दोबारा पैदा हो गया। इसे हम रिन्यूअल इफ़ेक्ट कहते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए किसी को कुछ याद दिलाना हो तो उससे जहाँ उसने वो चीज़ ओरिजिनली सीखी थी या याद की थी जिस इन्वायरमेंट में, वही इन्वायरमेंट या वही बातें या वही चीज़ें उसके सामने दोबारा लाई जाती हैं ताकि वो दोबारा उसकी लर्निंग में आ जाएं। तो ओरिजिनल इन्वायरमेंट या ओरिजिनल चीज़ें उस चीज़ को दोबारा याद दिलाने में या दोबारा सीखने में मदद देती हैं। ठीक है जी। तो ये रिन्यूअल इफ़ेक्ट की वजह से होता है। जो बहुत इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है जी स्टिमुलस जनरलाइजेशन एंड स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। स्टिमुलस generalization is the process in which an organism which has learned to respond to a specific stimulus, एक ख़ास स्टिमुलस पर एक ख़ास तरह का रिस्पॉन्स देना एक जानदार ने सीख लिया है, responds in the same way to a new stimulus which is similar to the original stimulus। ओरिजिनल स्टिमुलस जिस पर उसने वो रिस्पॉन्स सीखा था, उससे मिलते जुलते स्टिमुलस पर भी वही रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर एक डॉग को सिखाया गया कि उसने ख़ास काम करना है मालिक की सीटी पर। ठीक है जी। तो मालिक ने जब सीटी बजाई तो उस पर उसने वो काम करना सीख लिया। लेकिन स्टिमुलस जनरलाइजेशन तब होगी जब वो उससे मिलती जुलती कोई सीटी बजाएगा तो वो उसको वही समझेगा और उस पर भी वही रिस्पॉन्स दे देगा। कोई और मालिक के बजाय भी बजा रहा है तो भी उस पर वही रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगा। या हम डरते हैं, एक ख़ास तरह का हमने सांप देखा, उससे हम डर गए, आइंदा हमने कोई बेज़रर तरीन जहर निकाला हो, खूबसूरत हो, जैसा भी सांप हो, तो हम उस, या वो चिड़ियाघर में इवन हो, ठीक है, तो मे भी हमारे अंदर उसको देखकर भी वही खौफ का जज्बा पैदा हो जाए जो ओरिजिनल हम जिस स्नेक से हम अपनी तरफ बढ़ता हुआ हमने देखा था या किसी और इन्वायरमेंट में किसी और जगह पर देखा था, उससे जो रिस्पांस पैदा हुआ था उससे मिलते जुलती चीज़ पर भी, या इवन हम किसी रस्सी को देख कर ही शायद डर जाएँ किसी अंधेरे वगैरह में उसको साम समझ कर। तो ये बेसिकली स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहलाती है, जब आप मिलते जुलते स्टिमुलस पर भी वही रिस्पांस देते हैं जो ओरिजिनल स्टिमुलस पर देते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा इसका जो ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है जी स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन इज़ व्हेन एन ऑर्गेनिज्म हैज़ लर्न टू रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस does not respond to a new stimulus which is similar to the original stimulus। स्टिमुलस जनरलाइजेशन में था कि एक स्टिमुलस पर एक रिस्पांस सीखा, उससे मिलता जुलता स्टिमुलस पर आया, उस पर भी वही रिस्पांस दे दिया खुद ब खुद ही। ठीक है जी। लेकिन स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन एक ओरिजिनल स्टिमुलस पर एक रिस्पांस सीखा, लेकिन उससे मिलता जुलता जब कोई नया स्टिमुलस आया उस पर वो रिस्पांस नहीं दिया। मिसाल के तौर पर एक डॉग है, वो एक गाड़ी को देखकर भौंकना शुरू कर देता है कि वो मालिक की गाड़ी आ गई जी। ठीक है जी। और अब वो उसको खाना वगैरह मिलेगा या जो भी। अब वो क्या करता है कि उससे मिलती जुलती कोई भी गाड़ी आती है उस पर भी वो वैसे ही भौंकना शुरू कर देता है। तो जब वो मिलती जुलती चीज़ पर वैसे भौंकना शुरू करेगा तो ये स्टिमुलस जनरलाइजेशन है।
सेम मिलते जुलते स्टिमुलस पर भी वही रिस्पॉन्स देना। लेकिन आखिरकार एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो बिल्कुल एग्जैक्टली पहचान लेगा कि ये गाड़ी मालिक की है, इसमें ये खूबियाँ हैं, इस पर सिर्फ ये रिस्पॉन्स देना है, इससे मिलती जुलती ज़रा भी थोड़ा बहुत फ़र्क वाली कुछ भी कोई आई गाड़ी तो उस पर ये रिस्पॉन्स नहीं देना। अब वो जब ये फ़र्क करने की उसके अंदर सलाहियत आ गई है तो इसे हम स्टिमुलस से डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ठीक है जी। और लास्ट इसका प्रोसेस है हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। हायर ऑर्डर कंडीशनिंग ये सिर्फ ह्यूमन्स के अंदर पाई जाती है, इन विच कंडीशन स्टिमुलस एक्ट्स एज एन अनकंडीशन स्टिमुलस। एक कंडीशन स्टिमुलस जो है, सीखा गया स्टिमुलस, वो ओरिजिनल स्टिमुलस की पक्की पक्की जगह ले लेता है। मिसाल के तौर पर हम किसी को अब कैट का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए या अपने जहन में लाने के लिए कैट नहीं दिखानी पड़ेगी, बल्कि शायद एक दफ़ा देख ली, पूरी ज़िंदगी भी अब ना देखें, अब उसका जो वर्ड है वही काफ़ी है, वो हमेशा हमेशा के लिए वो चीज़ जो उनसे उसकी जगह ले लेगा। और जो बात हमें ओरिजिनल चीज़ को देखकर समझ आनी है, अब ये अकेला लफ्ज़ भी जो उनसा है वो सारी की सारी डिटेल हमारे अंदर पैदा कर देगा और ये फॉर एवर हमारे अंदर ये वो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो है वो ले आए करेगा। तो ये जितने भी हम जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं इसमें एक फ़ेक या कंडीशनड या न्यूट्रल स्टिमुलस जिसको हमने सीखा है वो असल की जगह ले लेता है। ज़ुबान अल्फाज बेसिकली सिंबल्स हैं, वो कोई ओरिजिनल चीज़ तो नहीं है, लेकिन वो ओरिजिनल चीज़ की जगह ले लेते हैं हमेशा हमेशा के लिए। हमारे माइंड में क्लियर उनके कॉन्सेप्ट उन वर्ड्स की वजह से आ जाते हैं, ओरिजिनल चीज़ें सामने चाहे ना भी हों। तो इसे हम हायर ऑर्डर कंडीशनिंग कहते हैं। ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ये हमारी साइकोलॉजी में कुछ जो थेरेपीज़ हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल की जाती है। एसोसिएशन नहीं बनानी है, दो चीज़ों में लिंक ही बनाना है। मिसाल के तौर पर एक थेरेपी है जिसे हम अवर्जन थेरेपी कहते हैं। ये जो स्मोकिंग या जो नशा की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनको वो छुड़वाने के लिए क्लासिकल कंडीशनिंग करवाई जाती है। उनको एक ख़ास इन्वायरमेंट में रखा जाता है और वो सिगरेट पीने से उनको क्योंकि अच्छा एहसास होता है, उनको कोई सुकून मिलता है या मज़ा आता है या जो भी उनको फीलिंग आती है। लेकिन जो ही वो सिगरेट पीते हैं उस इन्वायरमेंट के अंदर साथ उसके कोई बैड सा एक्सपीरियंस करवाया जाता है। वो बैड एक्सपीरियंस कोई बैड स्मेल हो सकती है, उस सिगरेट के अंदर कोई बैड टेस्ट हो सकता है, उस जो कोई नशावर चीज़ है उसके साथ कोई इलेक्ट्रिक शॉक तक हो सकता है। कोई भी नेगेटिव चीज़ है जो उस उनकी जो फेवरेट चीज़ है उसके साथ वो अटैच कर दी जाती है। जब दोनों चीज़ें बार बार आती हैं, जब भी वो एक चीज़ जो उनसे आपको अच्छी लग रही है उसके साथ बैड स्मेल आ जाए, जब भी इस्तेमाल करें बैड स्मेल आए, जब भी इस्तेमाल करें बैड स्मेल आए, तो आहिस्ता आहिस्ता माइंड के अंदर दोनों चीज़ों का लिंक बन जाएगा और वो बैड स्मेल से जो आपको जो बुरा लगता है आपको इस चीज़ से भी बुरा लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि वो दोनों चीज़ें बार बार इकट्ठी आएंगी। तो इस तरीके से अवर्जन थेरेपी में भी इस्तेमाल किया जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग का। या हम एक दो और थेरेपीज़ हैं, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है या फ्लडिंग है, तो उसके अंदर भी चीज़ों को बार बार इकट्ठा पेश करके उनका लिंक बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की बजाय मैं आपको फ्लडिंग की ज़्यादा वो भी क्योंकि उसकी सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की एक टाइप है। एक बंदा है जो एक ख़ास चीज़ से डरता है, वो आमतौर पर फोबियाज़ को ट्रीट करने के लिए होते हैं, जिन चीज़ों से आमतौर पर लोग डरते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है वो हाइट से डरता है, तो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में ख़ास तौर पर और फ्लडिंग में क्या किया जाता है कि बंदे को सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन ले लेते हैं मिसाल के तौर पर, उसमें उसको वो एनवायरनमेंट इमेजिन करवाया जाता है कि वो एक हाइट की बैठा हुआ है, एक बहुत को 20वीं मंजिल पे वहाँ उसके किनारे पर बैठा हुआ है, उसको आहिस्ता आहिस्ता ये इमेजिन करा जाता है। लेकिन इससे पहले उसको पुरसकून हालत में लाया जाता है, उसको बिल्कुल एक जैसे कोई योगा की शक्ल में उस हालत के साथ जब उसको वो उस ऊंची जगह इमेजिन करवाई जाती है, तो जब ये दोनों काम बार बार आते हैं तो उस ऊंची जगह के साथ ये जो हालत सुकून है इन दोनों का लिंक बन जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो जो खौफ है वो कम होता जाता है, ख़त्म हो जाता है। फ्लडिंग होती है कि सुकून की हालत में एक्चुअली उस चीज़ को ये सिस्टमेटिक डिसीजन में तो सिर्फ इमेजिन करवाया जाता है, फ्लडिंग में तो एक्चुअली वो चीज़ जो उनसी है उस पर ले जाकर उसका एक्सपीरियंस करवाया जाता है, लेकिन सुकून की हालत में। तो वो ओरिजिनल खौफ के साथ ये सुकून की हालत जब बार बार आती है तो वो खौफ की कैफियत जो उनसी है उसके साथ ये सुकून की हालत अटैच हो जाती है। और तो इसकी बेसिक जो वो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं रह सकती। खौफ की वजह से जो बेसुकून नहीं है या वो होगी, या जो नए तरीके नया हमने सुकून उसके साथ अटैच कर दिया हुआ है, या ये रहेगा, चीज़ एक ही साथ होगी। ठीक है जी।
दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती। ये जो थेरेपीज़ हैं इनकी बेसिक नोशन है, ठीक है जी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी, आपसे रेलेवेंट तो नहीं थी, लेकिन मैंने सिर्फ यह है कि इसका बड़ा वाइड स्प्रेड यूज़ है क्लासिकल कंडीशनिंग का, हमारी लाइफ में बड़ा असर अमल दखल है, इसलिए मैंने ये कुछ एग्जांपल साथ कोट कर दी हैं। अदरवाइज़ ये आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ओपरेंट कंडीशनिंग का टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह।